बताता चलूँ उन हवालों से। सबसे पहले आज ये जो कोरोना वायरस की एक नई किस्म ओमिक्रॉन के नाम से एक नया वेरिएंट जो इस वक्त दुनिया में आया है, इसके ऊपर असद उमर साहब ने और डॉक्टर फैसल ने ब्रीफिंग दी। ये जो नया वायरस है ये भी एक वेरिएंट ही है कोविड का, और इससे इसका जो अभी तक दो चीज़ें जो हमें मालूम हुई हैं वो ये है कि ये बहुत तेज़ी से फैलता है। लेकिन दो चीज़ें जो भी मालूम होनी है उनमें यह है कि ये जो मौजूदा वैक्सीन हैं ये इसके ऊपर कितनी इफ़ेक्टिव हैं, और दूसरा ये कि इसका जो लीथल है ये कितना लीथल है। ये दो चीज़ें अभी हमें मालूम नहीं हैं। जो डेल्टा वायरस के बारे में जिस तरह पहले कहा जा रहा था, इसकी आप अंदाज़ा ये लगा लें कि ये 10 गुना ज़्यादा रफ्तार से फैल रहा है। जिन ममालिक से जो एविडेंस आई है अभी तक सिर्फ हमें यही पता है कि बहुत तेज़ी से फैलता है, और इसकी लीथल कितना है और वैक्सीन कितनी इसको इफेक्ट करती हैं, इसके बारे में डॉक्टर फैसल का कहना है कि 2 से 3 हफ्ते लगेंगे इस चीज़ को कंक्लूड करने में। इसलिए आज काबीना ने ये दरख्वास्त की है सूबाई हुकूमतों के साथ भी और अवाम के साथ भी कि अपनी जो वैक्सीन है उसको फ़ौरन मुकम्मल करवाएं, ताकि वैक्सीन हमारी ज़्यादा से ज़्यादा लगी हों। अभी हमने जो इक़दाम किए हैं हमें उम्मीद है कि ये अभी फौरी तौर के ऊपर इसमें शायद हम हफ्ता 2 हफ्ते इसमें डिले कर सकेंगे। पाकिस्तान आएगा ये ज़रूर, क्योंकि हमारी इतनी ट्रैफिक है इसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। आएगा ये ज़रूर। अब तक हमने जितनी शानदार तरीके से कोरोना में पाकिस्तान ने ये जंग लड़ी है, हमें उम्मीद है कि हम इसको भी शिकस्त दे लेंगे। लेकिन दोबारा जिस तरह पहली 4 लहरों में कौम ने मुकाबला किया है, वैसा ही मुकाबला जो है हमें इस 5वें इस वेरिएंट का भी चाहिए होगा। और उसके लिए इम्पॉर्टेंट सबसे अहम बात यह है वैक्सीन लगवाएं, और उसके बाद दूसरी अहम यह है कि मास्क अब कहे जा रहे हैं कि दोबारा आपको पहनने पड़ेंगे। ज़्यादा उसको दरमियान से हट गया था तवज्जो, अब दोबारा मास्क जो हैं वो भी पहनना पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले वैक्सीन लगाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ईवीएम के ऊपर एक अहम जो फैसला जो आज काबीना की तरफ से डिस्कस हुआ है वो ये है कि जो कानून में तब्दीली है उसके बाद इलेक्शन कमीशन को हम ये समझते हैं कि अगले तमाम जो अभी बाई इलेक्शंस हैं ये ईवीएम के ऊपर कराने लाजमी है। और अगर इलेक्शन ईवीएम के ऊपर नहीं होते तो एक नुक्ता नज़र ये है कि हुकूमत उसको फ़ंड नहीं कर सकेगी, क्योंकि कानून सिर्फ ईवीएम के ऊपर इंतखाबात को मानता है। लॉ मिनिस्टर साहब जो हैं उनका भी यही ख्याल है कि बादिल नज़र में जो हुकूमत है वो इलेक्शन कमीशन को तभी फ़ंड इलेक्शंस के लिए दे सकेगी जब वो इलेक्शंस ईवीएम के ऊपर होंगे। लिहाजा हमने एक कमेटी जो है वो बनाई है, लॉ मिनिस्ट्री इसके ऊपर एक लीगल ओपिनियन भी अपनी जो है वो बनाएगी, वो देगी। और बादी नज़र में जैसा मैंने अर्ज़ किया कि हम सिर्फ उन्हीं इंतखाबात को फ़ंड कर सकेंगे आइंदा से जो कि ईवीएम के ऊपर होंगे, और इसलिए हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसकी तरफ भरपूर तरीके से आगे बढ़े। और पार्लियामेंट ने चूँकि ये अब मैंडेट दिया है, ये लाजम किया है कि इलेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे होने हैं, लिहाजा उसको फौरी तौर के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर जो है वो शिफ्ट किया जाए। इसके साथ साथ काबीना ने जो लाहौर में वीडियोज़ आई हैं जिसमें वोट ख़रीदे जा रहे हैं उसके ऊपर शदीद तशवीश का इजहार किया है। और हम समझते हैं कि अगर सेनेट के इंतखाबात में जिस तरह से ख़रीदारियाँ हुई वोट की, अगर उस वक़्त इसके ऊपर तेज़ी से अमल किया जाता तो आज इन इंतखाबात में ये सूरत हाल नज़र ना आती। किसी भी जमहूरी मुल्क में जहाँ इंतखाबात बुनियाद होते हैं हकूमत साजी की, वहाँ बहुत अहम है कि इलेक्शंस का जो सिस्टम है वो शफाफ हो और उसके ऊपर तमाम लोगों को एतमाद हो। लिहाजा इलेक्शन कमीशन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन का इफ़ेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। उसका काम करते हुए उसे नज़र आना चाहिए। और हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को इस मामले को एक मंतकी इंजाम तक पहुँचाना चाहिए, ना सिर्फ सेनेट के इंतखाबात में जो वोट रिगिंग हुई उसको, बल्कि अब लाहौर वाला जो हुआ है मामला उसको भी, इसको आधे रास्ते में नहीं छोड़ें, इसको मुकम्मल करें। और इसके साथ हमने आज काबीना ने एक तफसीली जो साइंस मिनिस्टर साहब ने शिबली फराज ने एक पूरी डिटेल पैकेज भी दिया है कि कितनी मशीनें चाहिए होंगी, किस तरह से
उसको आगे बढ़ना होगा, वो हम इलेक्शन कमीशन के साथ चाहते हैं कि उस शेड्यूल के मुताबिक भी वो आगे बढ़े। इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि सऊदी अरेबिया से $3 बिलियन का जो पैसा जो हमारा उन्होंने स्टेट बैंक में रखवाना था, उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो मुकम्मल हुई हैं। उसके साथ 1.2 बिलियन डॉलर का जो तेल है उसकी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो मुकम्मल हो गई हैं, जो डेफर्ड पेमेंट के ऊपर अब हमें मिलेगा। और उसके साथ ITFC ने $762 मिलियन इजाफी जो हैं वो पाकिस्तान को जो हैं वो दिए हैं, जिससे फौरी तौर के ऊपर डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम आने का इम्कान होगा। प्रेजेंटेशन हुई है वीकली प्राइसेस जो हमारे किचन आइटम्स हैं उनके ऊपर, और ये एक थोड़ा बेहतर सूरत हाल है कि मुसलसल कीमतों में जो है वो अब हम देख रहे हैं कि कमी आई है। ये 0.67% जो है उससे इसमें 0.67% जो है वो इसमें कमी आई है। और एक माह के अंदर चीनी की कीमत जो है उसमें 60 रुपये से ज़्यादा की कमी हुई है। ये चीनी की कीमत में इजाफा हुआ था, ये बुनियादी तौर के ऊपर जब सिंध हुकूमत ने क्रशिंग सीज़न को डिले किया उसकी वजह से जो है वो हमें एक इजाफा देखने में आया था। वो तकरीबन 60 रुपये के से ज़्यादा जो है वो कमी हो गई है। पंजाब में गन्ने की 25 रुपये फ़ी पंजाब में चूँकि जो 25 रुपये फ़ी किलो ज़्यादा था, सिंध ने उसकी क्रशिंग रोकी थी जिसकी वजह से ये हुआ था। अब 60 रुपये चीनी की कीमत जो है वो नीचे आ गई है। हमारा जो इम्पोर्टेंट मसला इस वक्त जा रहा है वो कराची और हैदराबाद जैसे शहर हैं, जहाँ पे बदकिस्मती से ये जो कह रहे थे कि PTI की हुकूमत जो है वो बड़ी ना तजुर्बाकार हुकूमत है, इनको हुकूमत नहीं करनी आती, तो जो वहाँ पे 30 साल से बरसर इक़्तिदार हैं उनसे बुनियादी चीज़ों की कीमतें भी कंट्रोल नहीं हो पा रही। इस वक्त जो थैले का ये जो आटे का थैला है या जो बाकी वहाँ पे चीज़ें हैं जिस पे मैं 1 मिनट बाद आता हूँ, वो तमाम इस वक्त सिंध में महंगी हैं। और हम दोबारा चीफ मिनिस्टर को ये कहना चाहते हैं कि आप अपने मामलात को दुरुस्त करें। 40% जो हमारा सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है उसका जो टेबल है वो कराची की वजह से ऊपर नीचे होता है। तो 40% जब कराची में कीमतें ऊपर होती हैं तो वो सारा SPI हमारा ऊपर जो है वो आ जाता है। बहरहाल ये मैं आपको बता दूं कि टमाटर की कीमत में 15.4% कमी हुई है, प्याज की कीमत में 7.4% कमी हुई है, चिकन की कीमत में 6.6% कमी हुई है। इसी तरह से जो वीट फ्लोर बैग है उसका कीमत जो है वो -1% 1% उसमें कमी हुई है। LPG की कीमत में 0.7% कमी हुई है। चावल में एक तो 0.6% कमी हुई है, लेकिन उसके साथ मैंने सुबह ये ट्वीट भी किया था कि इस साल पाकिस्तान में बम्पर क्रॉप है चावल की। तकरीबन 9 मिलियन मैट्रिक टन चावल हमने इस साल हमारे किसानों ने पैदा किया है, और 4.75 अरब डॉलर यानी 4 अरब और 75 करोड़ डॉलर जो है इससे हमें ज़र मुबादला इंशाअल्लाह आने का इम्कान है, जो कि हमें एक्सपोर्ट से जो है वो मिलेगा। इसके साथ साथ जो बाकी मैं शहरों का कंपैरिजन थोड़ा सा सिर्फ आपके सामने रखना चाहता हूँ। रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान, इन तमाम जगहों के ऊपर 20 किलो का जो आटा है वो 1100 रुपये का है, लेकिन कराची में 1404 रुपये का और हैदराबाद में 1443 रुपये का। इसी तरह से पेशावर में भी 1100 का है, बन्नू में 1147 रुपये का है, कोयटा में, खुजदार में, क्योंकि यहाँ पे भी कराची का है तो इन शहरों में भी जो है वो 1400 रुपये और 1386 रुपये का है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं सबसे महंगा आटा इस वक्त पाकिस्तान में हैदराबाद में है जो 1443 रुपये का है, और उसके बाद कराची में है जो 1404 रुपये का है। बाकी तमाम पाकिस्तान में आटा जो है वो इस वक्त 1100 रुपये में जो है वो मिल रहा है। इसी तरीके से चीनी में आपको बता दूँ, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान, बन्नू, पेशावर, इन तमाम में 90 रुपये की है चीनी। और अगर चीनी इस वक्त महंगी है तो वो कराची में है जहाँ 100 रुपये की जो है वो मिल रही है, और उसके बाद ये जो खुजदार है
वहाँ 96 रुपये की मिल रही है। बाकी हर जगह के ऊपर तकरीबन चीनी जो है वो 90 रुपये की इस वक्त अवेलेबल है। इसके साथ जो हमारा दाल मूंग है और जो चना है वो भी हमारे ज़्यादातर शहरों में जो है वो 115 रुपये 142 रुपये के दरमियान है। कराची में ये 195 रुपये का और हैदराबाद में 159 रुपये का, जो क्लियरली बताता है कि जो सिंध हुकूमत है वो अनफॉर्चुनेटली अपने मामलात जो हैं उनको नहीं देख पा रही, और वहाँ पे कराची और हैदराबाद की जो महंगाई है उसकी वजह से हमारा एक ओवरऑल सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है वो ख़राब हो रहा है। बाकी जो आइटम्स हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका का अगर आप कंपैरिजन करें तो उसमें तकरीबन तमाम चीज़ों में सवाए चाय के, चाय हमारे यहाँ 1309 रुपये की है केजी, बांग्लादेश में 897 रुपये की है, इंडिया में 1203 की है और श्रीलंका में 1170 की है। उसके अलावा तमाम जो आइटम्स हैं, चाहे वो गंदम है, चाहे वो दालें हैं, चाहे वो शुगर है, कुकिंग ऑयल है, वेजिटेबल घी है, पोटैटो आलू हैं, ऑनियंस हैं, ये चिकन है, ये तमाम इवन एग्स हैं, इस रीजन में सबसे अगर कहीं सस्ते हैं तो वो इस वक्त पाकिस्तान में है। अब इससे ज़्यादा जो कुछ मुमकिन है कि इंटरनेशनल इन्फ्लेशन है उसके होते हुए जो कुछ मुमकिन है वो इस वक्त जो है वो हम जो है वो कर रहे हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये भी आपको बताता चलूँ कि आखिर में यहाँ पे जो यूरिया है, इस वक्त आलमी मंडी में यूरिया की कीमत 8,500 रुपये फ़ी बैग है। पाकिस्तान में इसकी कीमत 1700 रुपये फ़ी बैग है, और इस वक्त अगर एक ट्रक पाकिस्तान से बाहर जा रहा है तो 70 लाख रुपया बंदा जो है वो स्मगलिंग में कमाएगा। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना बड़ा बेनिफिट है जो हमारे ज़िम्मेदार को और किसान को मिल रहा है। और यहाँ पे एक इसकी वजह से फिर मतलब सही नहीं लगता कि हर बार जो बंदा यूँ लगता है कि आप सिंध को या सिंध हुकूमत को कोई पॉलिटिकल पर्पसेस से आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन फैक्ट्स इतने आप समझिए कि सामने हैं कि उनके ऊपर आप क्या कहें उनको। अभी भी आप देखिए कि अचानक जब ये कीमत में इतना बड़ा फ़र्क आया है कि 1700 रुपये की बोरी यहाँ पे है और तकरीबन 8,500 की बोरी जो है वो आलमी मंडी में 10,500 रुपये की बोरी है और यहाँ पे 1700 रुपये की है। अचानक 6 महीनों में सिंध में यूरिया की खपत जो है वो 53% बढ़ गई है। अब ये तो नहीं हो सकता, जाहिर है कि वहाँ पे होर्डिंग हो रही है, जाहिर है वहाँ से स्मगलिंग को फैसिलिटेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो पंजाब का किसान है उसको ये ब्लैक में मिलना शुरू हुई है। और इसके ऊपर भी मैं ये समझता हूँ कि सिंध हुकूमत को जवाब देना चाहिए और इस होर्डिंग को हर सूरत में जो है वो ख़त्म जो है वो करना चाहिए। हमने पंजाब में इसके ऊपर नोटिस दिया है और 400 रुपये तक की इसमें कमी आई है। तकरीबन 347 FIR की गई, 244 जो हैं वो गिरफ्तारियाँ हुई, 21,111 इंस्पेक्शन हुई और 480 वेयर हाउस सील किए गए और तकरीबन 3 करोड़ रुपए के करीब जो है वो जुर्माना किया गया। ये पंजाब में हो रहा है, सिंध में नहीं हो रहा। तो सिंध में बदकिस्मती से चूँकि ये सारे खुद ही वहाँ पे मुलव्वस हैं तो वो किसकी तलाशी लें। अब कैबिनेट की तलाशी लेने से तो वो रहे। अच्छा जी, इसके बाद जो वैसे तो ये मैंने इस पे भी बात करनी है, ये जो हमारा माशाल्लाह आया हुआ है EVM का जो आज हाई कोर्ट में जो हुआ है, राना शमीम साहब का जो एफिडेविट है उसके ऊपर भी, लेकिन कुछ मैं आपको फैसलों का पहले बताता चलूँ। पेट्रोलियम डिवीजन ने काबीना को झेली इदारों में MD और CEO की खाली असामियों के हवाले से ब्रीफिंग दी है। 4 असामियाँ खाली हैं, इन पर तैनाती का अमल जारी है। सरीन एयर और प्रिंसली जेट्स और PIACL को कौमी हवाबाजी पॉलिसी 2019 के तहत इनका जो लाइसेंस है उसको रिन्यू किया गया है, तजदीद की गई है उसकी। काबीना ने वजारत हवाबाजी की सिफारिश पर सिविल एविएशन अथॉरिटी रूल्स के तहत हवाई अड्डों के अतराफ़ में कायम बुलंद इमारतों की हद मुकर्रर करने की मंजूरी दी। ये वज़ीर-ए-आज़म साहब का एक बड़ा ही ज़्यादा आप समझिए कि मौक़िफ़ है कि हमारे शहर जिस तरीके से बढ़ रहे हैं यहाँ पे हमारे ग़ज़ाई किल्लत हो जाएगी। शहरों को बाउंड करना ज़रूरी है ताकि वो एक ऊपर जाएं और इधर जो है वो ना फैलें। इसके साथ साथ
मैं आपको ये भी बताता हूँ कि अमीन असलम साहब को ये सौंपा गया है काम कि वो जो लाहौर में स्मोक है और ये बाकी शहरों में भी अब फैल रही है, इसके ऊपर एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेकर आए, क्योंकि स्मोक के ऊपर हम बात तो करते हैं जब तकलीफ़ होती है, जब ख़त्म हो जाता है तो फिर हम उसके ऊपर चले जाते हैं। तो एक लंबी पॉलिसी जो है वो हमें इसके ऊपर चाहिए कि वो क्या करेंगे। इसके साथ साथ जो कॉप में जो रिप्रेजेंटेशन थी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट की, उसको भी काबीना ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने सराहा है कि उसमें बहुत कामयाबी से उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखा। वजारत कॉमर्स की सिफारिश पर काबीना ने पाकिस्तानी सफारतखाने तेहरान में तैनात अमले को हार्डशिप पॉलिसी के तहत वतन वापसी पर ज़ाती इस्तेमाल की गाड़ियाँ दरामद करने की इजाज़त जो है वो दी है। तबलीगी जमात पाकिस्तान आने के लिए वीज़े की मुद्दत 120 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन वो कर दी गई है। अब ये ई वीज़ा ले सकेंगे। हमारे इज्तिमा में बहुत तबलीगी हजरात जो हैं वो आते हैं पूरी दुनिया से, उनको भी ई वीज़ा की सहूलत जो है वो दे दी गई है। EOBI के जो चेयरमैन हैं उनकी जो एम्प्लॉयमेंट रूल्स हैं उनकी मंजूरी जो है वो दी गई है। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर लाइसेंसेस जो हैं वो उनको प्रमोटर्स जो हैं उनको लाइसेंसेस भी दिए गए हैं। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने ये हदायत की है कि एक तो FIA जो हमारे इस वक्त ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है उसके ऊपर एक पूरा जामे इस वक्त एक लॉन्च करे अपना प्रोग्राम और उनको पकड़े जो ये इस वक्त ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुलव्वस हैं। और दूसरा जो प्रमोटर्स हैं जिनको लाइसेंस दिया जा रहा है, तकरीबन 16.5 लाख लोग पाकिस्तान में 3 साल में बाहर गए हैं, बाहर के मुल्कों में मुख्तलिफ वीज़ों के ऊपर गए हैं। अब ये इतनी बड़ी तादाद बाहर गई है तो उसको हम ये चाहते हैं कि पता चले कि ये तमाम जो वीज़े थे ये जायज़ तरीके से इस्तेमाल हुए लाइसेंस में, उसके ऊपर भी एक कमेटी जो है उसकी तश्कील जो है वो की गई है। गैस लोड मैनेजमेंट प्लान फॉर विंटर जो है इसको मंजूर किया गया है और CNG सेक्टर को 1 दिसंबर 2021 से 15 फरवरी 2 हमारा प्रॉब्लम देखें ये क्या है इस वक्त 9% पिछले साल हमारे गैस के रिजर्व्स जो हैं वो डिप्लीट हो गए यानी कम हो गए और इस साल फिर 9% हमारे कम हो रहे हैं। बहुत बड़ी तेज़ी से हमारे गैस रिजर्व्स जो हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं और जो नई गैस के ज़खायर की जो तलाश है उनमें हमें उतनी बड़ी कामयाबियां नहीं मिल रही। सो इसका मतलब यह है कि हमारे जो ज़खायर हैं गैस के उनको हम ज़्यादातर को इस्तेमाल कर चुके हैं। अब हमारा अगला जो चैलेंज आएगा वो ये आएगा कि हमारे यहाँ गैस नहीं होगी अपनी जो हमारी इंडिजिनस गैस थी, जैसे सुई में एक बहुत बड़ा गैस का ज़ख़ीरा है, तो या तो कोई अल्लाह मेहरबानी करे और पाकिस्तान के अंदर से कोई सुई जितना बड़ा को गैस का ज़ख़ीरा हमें मिल जाए, अदरवाइज़ ये गैस हमारी डिप्लीट हो रही है और इसके लिए एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटजी बनाना ज़रूरी है। यहाँ मैं ये भी बता दूँ गैस के ऊपर मीडिया में बहुत ज़्यादा शोर होता है, लेकिन गैस पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 28% लोगों को मुयस्सर है। पाकिस्तान के 78% लोगों को पास जो हमारे जैसे लोग जो जेलम में रहते हैं, बाकी जो अपना मियाँ वाली में रहते हैं, बाकी भक्कर में रहते हैं, लिया में रहते हैं, डेरा इस्माइल खान में रहते हैं, मरी में, बाकी जगहों पे गिलगित बल्तिस्तान DI खान, हमारे लोगों के पास गैस नहीं है। और हम ये जो 78% आबादी है ये बुनियादी तौर के ऊपर 28% आबादी के को फैसिलिटेट कर रही है। ये हम लोग कुर्बानी दे रहे हैं अपने 28% जो शहर में लोग बसते हैं उनके लिए। तो हमें एक ऐसी पॉलिसी की ज़रूरत है कि आप 100% पावर जो आबादी है वो उससे फ़ायदा उठाए, सिर्फ 28% आबादी जो है वो यरगमाल ना बना ले तमाम रिसोर्सेज को। अब ये 28% जो आबादी है इसको गैस देने के लिए आप देखें कि हम क्या क्या कर रहे हैं। नंबर 1, CNG सेक्टर को 1 दिसंबर 2021 से 15 फरवरी 2022 तक बंद किया जा रहा है। IPPs और खाद फैक्ट्रियों को गैस की फराहमी 100% जारी रहेगी जैसे कि जारी है। एक्सपोर्ट सेक्टर की सनतों को गैस की फराहमी जारी रहेगी। LNG पर चलने वाले पावर प्लांट्स को 5% इजाफी गैस दी जाएगी। सर्दियों में अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि लोग गैस इस्तेमाल ना करें, सर्दियों में बिजली इस्तेमाल करें क्योंकि बिजली हमारे पास एक्सेस है। सो उसके लिए क्या किया है कि घरेलू सार्फिन के लिए जो बिजली की कीमतें हैं उनमें कमी की गई है ताकि वो हीटर और स्पेशली जो गीज़र है उसके लिए वो उधर जाए।
और 12.96 पर किलोवाट जो है अब इसका एक स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट जो है वो दिया गया है ताकि लोग जो हैं वो बिजली की तरफ आएँ। सीएनजी, सीमेंट और कैप्टिव पावर से बचने वाली गैस को घरेलू सार्फिन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह ITNE और चेयरमैन प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की तैनातियों के लिए सिलेक्शन बोर्ड जो है वो कायम किया गया है। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन होंगे, मिनिस्टर होंगे, एडिशनल सेक्रेटरी होंगे, ग्रेड एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और लॉ मिनिस्टर्स का ऑफिस जो है वो इसका होगा। काबीना ने कोरोना वायरस के पेश नज़र इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ट्यूनिस को और फिर अफ़गानिस्तान को भी इमदाद की मंजूरी दी है। अफ़गानिस्तान को हम 50,000 मैट्रिक टन गंदम जो है वो भिजवा रहे हैं और अब देखेंगे कि इसको मज़ीद इसमें हम क्या इजाफा कर सकते हैं। मोहम्मद सलीम साहब को नया चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन तैनात जो है वो किया गया है और खाद के ऊपर तफसीली ब्रीफिंग हुई है, लेकिन वो इसलिए कुछ तो मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं, बाकी कल खुसरो इसके हवाले से डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से ये जो कीमतें हैं उनको खाद की जो कीमतें हैं उनको हमने एक हिसाब किताब में रखा है। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट में OIC ममालिक के वज़राए ख़ारजा का ख़ुसूसी इजलास पाकिस्तान में मुनक़िद होगा। ये मैंने आपको कुछ अर्सा पहले ये बताया था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से एक जो वज़राए ख़ारजा है वो जो अफ़गानिस्तान के अंदर एक ह्यूमन क्राइसिस है उसके लिए एक इजलास मुनक़िद करें और उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कशन हो। अब ये इजलास जो है पाकिस्तान की और ये जो इसको पाकिस्तान में इंशाल्लाह ये मुनक़िद हो रहा है। इसके शेड्यूल भी बता देता हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ जो मैं ये बताऊं कि आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी दिलचस्प प्रोसीडिंग्स हुई हैं उनके ऊपर काफ़ी हैरानकुन तौर के ऊपर वो जो राना शमीम साहब हैं वाइस प्रेसिडेंट PMLN वो कह रहे हैं कि अपना ये एफिडेविट ही मेरा नहीं है और मेरा एफिडेविट जो है वो तो लॉक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो लॉक एफिडेविट जो है वो अखबार तक कैसे पहुंचा और अखबार जो है उसने वो एफिडेविट कैसे जो है वो छाप दिया। लग यूँ रहा है कि एफिडेविट जो है वो नवाज शरीफ साहब के ज़रिए इस अखबार तक पहुंचा और अखबार ने नवाज शरीफ साहब के बयान के ऊपर ये चला दिया। अब ये चूँकि समाअत इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही है, यहाँ पे जिस तरीके से एक जुडिशरी के ख़िलाफ़ और फ़ौज के ख़िलाफ़ एक कैंपेन PMLN ने स्पॉन्सर की जिसमें कुछ मीडिया के लोग भी शामिल हैं, मुझे उम्मीद है कि अदालत उसका भरपूर नोटिस लेगी और इसको भी एक मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जिस तरह से हम धांधली को कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन मंतकी इंजाम तक पहुंचाए, उसी तरह से अदालतों को चाहिए कि अपने खिलाफ चलने वाली मुहिम को भी आगे लेके चलें। साहब, लास्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें आपने वीडियोस का तज़किरा किया था इस बात के साथ जिसमें मनपसंद चैनल्स को और सहाफ़ियों को प्लाट्स और जी आपने वो लिस्ट तो दे दी चैनल्स के हवाले से, जिन मनपसंद सहाफ़ियों को प्लाट्स दिए गए आउट ऑफ द वे और जिनको मजीद मराद दी गई उनकी भी थोड़ा सा बता दें। अभी कोई लिस्ट नहीं थी। जो मैं रात को इनिशियल रिपोर्ट जो है वो मुझे कहा है इन्होंने कि हम देंगे, जो मैं रात को इंशाल्लाह लेके आएंगे। जी शाकिर, 40 अरब का डाका, ये एक दो कॉलम भी छपे खबरें हैं कि जो कोरोना फंड आया था उस पर क्या कैबिनेट में इस सवाल से कोई बात हुई है? हुकूमत की तरफ से इस सवाल से कोई मौक़िफ़ नहीं आ रहा कि बाकी इसको कुछ इजाज़त है या नहीं? पहली बात तो यह है कि ये तो बिल्कुल ही गलत है कि हुकूमत की तरफ से कोई मौक़िफ़ नहीं आ रहा। पहले ही दिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बड़ी तफसील से ये बताया है कि ये जो ऑडिट पैराज हैं इनके ऊपर वो क्यों दुरुस्त नहीं है। ज़्यादातर लोगों को ऑडिट का प्रोसेस भी नहीं पता कि कैसे होता है और उसको वो इरेगुलरिटी कहते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आप देखें कि ऑडिट ऑब्जेक्शन ये भी है कि तमाम वैक्सीन जो है वो PIA के ज़रिए आनी चाहिए थी पाकिस्तान, और चूँकि वो PIA के ज़रिए नहीं आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, इतने लाख रुपए बच, इतने अरब रुपए बच जाते अगर आप PIA से मंगवाते। अब PIA की फ़्लाइट्स अगर बैन है यूरोप में तो वो कैसे वहाँ से आती, तो इसको उन्होंने इरेगुलरिटी डिक्लेयर कर दिया। इसी तरीके से कई और चीज़ें हैं जिनमें कि अगर लोगों को पैसे जारी हुए और कोई मसलन एहसास प्रोग्राम में
बहुत सारे लोगों को पैसे जारी हुए, वो लोग पैसे लेने नहीं आए कई वजूहात की बिना पे। किसी का आईडी कार्ड एक्सपायर हो गया होगा, कई लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई होगी, वो पैसे जो हैं वो वापस चले गए, तो उसको भी वो ऑडिट ने कहा है कि ये पैसे जारी हुए लेकिन इस्तेमाल नहीं हो सके। सो इस तरह की ऑडिट ऑब्जेक्शन हैं, कोई ऐसे, लेकिन उसके ऊपर कंप्रीहेंसिव जवाब जो है वो भी आज उसमें डिस्कशन भी हुई थी और सानिया निश्तर ने इसके ऊपर बड़ा डिटेल जवाब अपना दिया है। बाकी तीनों एजेंसीज जो इसमें इन्वॉल्व हैं उन तीनों को कहा गया है कि आप इसका एक डिटेल जवाब जो है वो दें। फवाद साहब ये बताइएगा, आज वफाकी काबीना ने यह कहा कि अगले तमाम इलेक्शन ईवीएम के जरिए होंगे, तो इससे क्या ये जाहिर नहीं हो रहा कि एक आईनी इदारे को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानब से कि हम तब तक आपको फंड्स नहीं देंगे जब तक आप जो कानून मंजूर हुए, आज उस पर सारा कंसेंसस नहीं है, इससे पहले जो भी इंतखाबी कवानीन मंजूर हुए वो कंसेंसस के साथ हुए, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिसका मोटो ये था कि हम इदारों को मजबूत करेंगे, वो इदारों को फंड्स के नाम पे आईनी इदारों को ब्लैकमेल करेंगे? आप पार्लियामेंट को ब्लैकमेलर कह रहे हैं? कानून तो पार्लियामेंट ने, आपका क्या नाम है? ऑन शराजी साहब, पार्लियामेंट को ब्लैकमेल नहीं आप कह सकते, क्योंकि पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, आप तमाम इदारों का एहतराम करेंगे। अच्छा सर, ये हमारे साथी साहब ने ये बात की है, आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये चीज़ें आई हैं कि हुकूमत जो है ईवीएम मशीनों पर जो है दबाव डाल रही है, लेकिन हम आईनी इदारा हैं और इसको दबाव को मुस्तरद करते हैं, हम अपने तरीके से चलेंगे। और अब जो आपकी जो स्टेटमेंट है कि फंड्स के हवाले से भी वफाकी काबीना ने एक बड़ा फैसला लिया है, उसको कैसे देखते हैं? दोबारा टेसल की तरफ तो नहीं चीज़ें जा रही, जो पहले ऐसा लग रहा था, तासुर दिया जा रहा था पिछली कैबिनेट में कि मामला जो है वो अफ़वाम तफ़हीम के साथ आगे चलेंगे। अफ़वाम तफ़हीम ही है, तो पार्लियामेंट का फैसला है, इलेक्शन कमीशन समेत तमाम इदारे उसको मान के चलने के पाबंद। अपना फवाद चौधरी साहब ये बताएं कि यकीनन आप जो ईवीएम की बात है, ये पार्लियामेंट के कानून का एहतराम होना चाहिए। कानून की हुक्मरानी इसी नतीजे में है कि अगर आप कानून पर अमल दराम और उसकी रूह के मुताबिक निफाज करते हैं, लेकिन आपने जो इंदिया दिया है कि हम कानून के मुताबिक फंड्स नहीं दे सकेंगे। अब एक दो जिंदगी इलेक्शन की बात नहीं है, निगरान हुकूमत ने इस मुल्क में पाकिस्तान में आम इंतखाबात कराने हैं, और अगर आपकी नज़ीर कायम हो जाती है फंड्स ना देने की, तो निगरान हुकूमत के वक्त इस पाकिस्तान में कयास पैदा नहीं हो जाएगा, वो कैसे इंतखाबात कराएंगे? शुक्रिया। निगरान हुकूमत तो तब आती है जब फंड्स रिलीज़ हो चुके होते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि निगरान हुकूमत हो या मुंतखब हुकूमत हो या कुछ भी हो, वो उस वक्त तक आगे बढ़ नहीं सकती जब तक उसे कानून जो है वो ये इजाज़त ना दे। तो कानून अगर इजाज़त देगा, लॉ मिनिस्ट्री जो है वो इसके ऊपर गौर करेगी, उस हम तो ज़ाहिर है कि अपनी लीगल ओपिनियन जो भी आएगी उसके मुताबिक चलेंगे। अच्छा सर, आपने कोविड के न्यू वेरिएंट की बात की, इंटेंसिटी को मद्देनजर रखते हुए कहीं दोबारा से लॉकडाउन की तरफ तो नहीं जाएंगे अगर ये अवसर आते? अल्लाह करे कोई ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हो, लेकिन ये तो अब सूरत हाल के ऊपर है कि किस तरह से आगे मामला जाते हैं। फौरी तौर के ऊपर ऐसा खदशा नहीं। सर, जलसों का मौसम है, पीडीएम और शहबाज शरीफ की तरफ से रोज मुतालबा किया जाता है वज़ीर आज़म के इस्तीफे का। ये तो बरसाती मेंढक हैं, सर्दियों में निकलते हैं और गर्मियों में गायब हो जाते हैं, तो पीडीएम की इतनी अब क्या उसके ऊपर क्या बात करें। थैंक यू सर।